अब अपन आज की इस क्लास में देखेंगे चौहानों का अगला पार्ट। चौहान राजवंश की हिस्ट्री में हमने कहाँ के चौहान पढ़ लिए थे? अजमेर के चौहान पढ़ लिए थे। और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी की विजय के बाद अगली जो शाखा है वो अपने को कौन सी पढ़नी है? रणथंभौर शाखा पढ़नी है। अब रणथंभौर शाखा को पढ़ने से पहले अपने को इस हिस्ट्री को थोड़ा सा अटैच करना है बीच में, तो एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। ये हेडिंग डालनी है, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। ठीक है, तो देखो यहां अपने को इसमें पढ़ना है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन था ये? तो देखो, जिस गजनी साम्राज्य की अपन बात कर रहे थे, उस गजनी साम्राज्य में दासों को अपने राज अधिकार सौंपने की परंपरा थी। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद में उसने अपना प्रतिनिधि भारत में किसको छोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि वास्तव में वो क्या था? एक गुलाम था, दास था। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत छोड़ा तो उसने सबसे पहले अपने राजकीय गतिविधियों का संचालन किया दिल्ली के आसपास की बस्तियों से। ठीक है, और दिल्ली के आसपास की बस्तियों से जब उसने अपने राजकीय या राज गतिविधियों को शुरू किया तो उसने सबसे पहले जिस स्थान का चुनाव किया वो कौन सा था? इंद्रप्रस्थ। उसने दिल्ली के नज़दीक, आज तो ये फील्ड लगभग दिल्ली में ही मर्ज हो गया है, इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों पर उसने अटैक करना शुरू किया। और अपने राज्याभिषेक से पहले बहुत बड़े क्षेत्र में उसने क्या किया? अपना जो जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ा लिया। कई क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। इस कड़ी में जैसे बदायूं, चंदावर, कन्नौज, कालिंजर, महोबा, खजुराहो, ये जो इतिहास के अपन राजनीतिक केंद्र पढ़ते हैं, इन सभी केंद्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया था। 1192 ईस्वी में इस दास को छोड़ के गया था वो, और 1206 ईस्वी में जब इसका राज्याभिषेक हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ था 1206 ईस्वी में, और 1206 ईस्वी से लेकर 1208 ईस्वी तक ये भारत का वास्तविक शासक या सुल्तान नहीं था, क्योंकि उस समय गुलामों के नाम के साथ सुल्तान शब्द इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। और इन गुलामों को वास्तविक शासक या सुल्तान की उपाधि धारण करने की जो स्थिति है वो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मिली थी। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वहाँ गजनी का शासक बना था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, और उसने एक दास्ता का मुक्ति पत्र या दास्ता मुक्ति की घोषणा की थी। और उसके बाद इस गुलाम वंश के जो प्रतिनिधि थे उनको वास्तव में अपने नाम के साथ सुल्तान शब्द यूज करने की इजाज़त दी। लेकिन ये दास्ता की मुक्ति की घोषणा से पहले इस आदमी ने भारत में आने के बाद अपनी कूटनीति या चालाकी से कुछ ऐसे वैवाहिक संबंध बनाए जिससे इसने तुर्क या गुलाम तुर्कों के पक्ष में एक बहुत बड़ा दल भारत में खड़ा कर लिया था। तो उन वैवाहिक संबंधों में भी अपन कई चीजें पढ़ते हैं। जैसे इसने सबसे पहले बदायूं में, जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम किसको मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। और इसके साथ जो दल आया था उस खेमे में एक आदमी था जिसको हम इल्तुतमिश के नाम से पढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश गुलामों के इसी दल में था जिसको मोहम्मद गौरी भारत में छोड़ के गया था। तो जब बदायूं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय हासिल की
तो बदायूं का जो साम्राज्य है वो किसको सौंप दिया? इल्तुतमिश को। और जैसे ही बदायूं का शासक घोषित किया इल्तुतमिश को, उसके तुरंत बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? इल्तुतमिश के साथ कर दिया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में भारत का क्या बना था? शासक बना था। ठीक है, तो जैसे गुलाम शासक और गुलामों का गुलाम, गुलाम और गुलामों के गुलाम, इस प्रकार इस वंशावली को अपन भारत की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो पहला वैवाहिक संबंध सबसे पहले इसने अपनी पुत्री का विवाह बदायूं के, जो इसका प्रतिनिधि था बदायूं में, इल्तुतमिश, उसके साथ किया। दूसरा, इसने नासिरुद्दीन कुचाबा, एक बेहतरीन योद्धा था, उसके साथ इसने अपनी बहन की शादी कर दी। तीसरा विवाह इसने खुद किया था ताजुद्दीन एल्तोज। ये उस समय भारत में अपना साम्राज्य कायम करने का इच्छुक था। ताजुद्दीन एल्तोज मोहम्मद गौरी के पैरेलल भारत पर अपनी सत्ता कायम करना चाहता था। तो ताजुद्दीन एल्तोज की पुत्री से विवाह खुद किसने कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो इसकी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए इसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। अकबर की अपन राजपूत हिस्ट्री पढ़ते हैं, राजपूतों के प्रति जो अपन अकबर की नीति पढ़ते हैं, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसकी वैवाहिक संबंधों की राजनीति ही है। मतलब जहाँ से उसे कुछ मिल सकता था, उन सभी राजघरानों में उसने क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध कायम कर लिया था। समझ में आ रही होगी बात? तो ये कुछ चीजें हैं जो रणथंभौर से पहले, या फिर मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि जैसे मोहम्मद गौरी अपने प्रतिनिधि दासों को दिल्ली के आसपास छोड़ के गया था, तो फिर राजपूताना में या राजस्थान में इन्होंने एंट्री कैसे मारी, ये अपने यहाँ कैसे घुसे। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसमें लिखो। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी अपने दास या गुलाम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी अपने यहाँ। मोहम्मद गौरी ने अपने दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक नियुक्त किया, भारत का शासक नियुक्त किया। लेकिन उस समय गुलामों को सुल्तान की उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन उस समय गुलामों को सुल्तान की उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं था। तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भारत में किसको छोड़ के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। दूसरा सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया, इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। तीसरा सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 ईस्वी को 24 जून 1206 ईस्वी को 24 जून 1206 ईस्वी को मलिक और सिपहलदार की उपाधियों के साथ मलिक एवं सिपहलदार की उपाधियों के साथ मलिक और सिपहलदार की उपाधियों के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। तो देखो, सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, क्योंकि इनके लिए दास्ता का जो मुक्ति पत्र है वो 1208 ईस्वी में जारी किया गया था। तो देखो, सवाल ये पूछते हैं कि अपने राज्याभिषेक के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की? ए में दे दिया मलिक, बी में दे दिया सिपहलदार और सी में दे दिया ए एंड बी बोथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो इन दोनों उपाधियों के साथ उसने 24 जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन 1192 ईस्वी तराइन के दूसरे युद्ध तथा अपने राज्याभिषेक से पहले
वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से का क्या बन चुका था? स्वामी बन चुका था। वास्तविक स्वामी अपने राज्याभिषेक से पहले ही बन चुका था। और उस समय जो राजनीति के 6 बड़े केंद्र जिनके नाम अभी मैंने आपको बताया था, उनको उसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो अगला सवाल, राज्याभिषेक से पहले ऐबक ने बदायूं, चंदावर, कन्नौज, बदायूं, चंदावर, कन्नौज, बुंदेलखंड, कालिंजर, महोबा, व खजुराहो आदि पर अपना अधिकार कर भारत पर वास्तविक स्वामित्व हासिल कर लिया था। ठीक है। अब ये सब करने के पीछे उसकी सफलता का राज क्या था? तो उसने अपनी कूटनीति का सहारा लेकर वैवाहिक नीति को अपनाया और 3 बड़े विवाह जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो तीनों आपको नीचे लिखने अगले में। अपने राज्याभिषेक से पहले ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह बदायूं के शासक इल्तुतमिश के साथ अपनी बहन का विवाह डच शासक नासिरुद्दीन कुचाबा के साथ नासिरुद्दीन कुचाबा के साथ तथा स्वयं का विवाह उस समय भारत पर प्रभुत्व चाहने वाले ताजुद्दीन एल्दोज की पुत्री के साथ रचाया। जो मोटी चुनौती थी उसको इस प्रकार एडजस्ट कर लिया है? कांग्रेस और बीजेपी वाली स्थिति हो गई है। समझ रहे हो क्या? अपन जैसे कांग्रेस बीजेपी के नारे लगाते हैं ना, अपने यहाँ शेखावाटी में जितने कांग्रेस बीजेपी के लीडर हैं, आपको पता है क्या ये सब परस्पर डायरेक्ट रिश्तेदार हैं? पता है क्या? इसी का नाम तो राजनीति है, पॉलिटिक्स इसी का नाम है। सारे कांग्रेसी लीडर्स के बेटे बेटियां किसकी फैमिली में विवाहित हैं? एंटी पार्टी में। समझ गए आप? कहते हैं ना इनका काम कभी नहीं रुकता। तो ये समीकरण देख के औलाद की शादी करते हैं कि अपना राज नहीं रहेगा, उस दिन बेटी का राज रहेगा या बेटे का राज रहेगा। तो ये वैवाहिक जो रणनीति है ये इसकी भारत पर आधिपत्य करने में बड़ी कामयाब रही। ये सिचुएशन क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ने के बाद की थी। अब दूसरी हेडिंग बनाएंगे, राजस्थान में तुर्कों की दस्तक। ये राजस्थान तक कैसे पहुंचे? ये भारत की बात मैंने बताई है।
राजस्थान में तुर्कों की दस्तक। ये राजपूताना में कैसे आए? राजस्थान में तुर्कों की दस्तक। देखो, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि पृथ्वीराज चौहान का सीन समाप्त होने के बाद में उसके पुत्र गोविंदराज जो है उसको पहले क्या किया था। जैसे हरिराज ने, मैंने आपको बताया था कि हरिराज ने जो पृथ्वीराज चौहान का भाई था उसने अजमेर के आसपास विद्रोह कर दिया था, ठीक है। उस विद्रोह के बाद में मेन चीज क्या, उस हरिराज के विद्रोह को दबा के गोविंदराज जो पृथ्वीराज का पुत्र था उसको पहले अजमेर की गद्दी सौंपी गई थी। लेकिन अजमेर की गद्दी पर वो ज्यादा दिनों तक काबिज नहीं रह पाया। वहां उसका जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को वह सहन नहीं कर पाया। तो कुछ समय पश्चात उस विद्रोह को दबाकर अजमेर को तो तुर्कों ने अपने कब्जे में ले लिया। और अजमेर में तो क्या किया उन्होंने, एक तुर्क को या तुर्क सरदार को अपॉइंट कर दिया शासक के रूप में, और गोविंदराज को क्या सौंप दिया, रणथंभौर, ठीक है। अब रणथंभौर एक तरह से किसकी अनुकंपा पर मिला था उनको, है? रणथंभौर तुर्कों की अनुकंपा से मिला था। लेकिन गोविंदराज के पुत्र वलनदेव ने, जस्ट अगले उत्तराधिकारी ने, उसने तुर्कों का विद्रोह करना शुरू कर दिया। और रणथंभौर दुर्ग पर येन केन प्रकरण तुर्क जो है वो अपना कब्जा रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे आपको पता है क्या? क्यों रखना चाहते थे, ये इंपॉर्टेंट क्यों था? तो रणथंभौर दुर्ग जो है वो दिल्ली पर अटैक करने के लिए, सभी आक्रमणकारियों के लिए एक सामरिक महत्व का दुर्ग रहा है। अगर दिल्ली के ऊपर इधर से अटैक किया जाए तो रणथंभौर का दुर्ग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर किसी के कब्जे में रणथंभौर का दुर्ग नहीं रहा है तो उसने सपने में भी दिल्ली के ऊपर अटैक करने की नहीं सोची है। तो किसी भी हालत में रणथंभौर दुर्ग जो है वो हर आक्रमणकारी के लिए, जो दिल्ली पर अटैक करना चाहता था, उसके लिए इंपॉर्टेंट था। जितने आक्रमणकारी रहे सबके लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है वो कौन सा रहा है? रणथंभौर रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने को माननी है। तो इसमें पहला सवाल दस्तक में, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर, 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 दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर अजमेर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को सौंप दिया, पुत्र गोविंदराज को सौंप दिया, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज द्वारा जब विद्रोह किया गया, तो ऐबक की सेना ने हरिराज को आत्मदाह के लिए मजबूर कर दिया, हरिराज को आत्मदाह के लिए मजबूर कर दिया तथा अजमेर में अपने प्रतिनिधि के तौर पर तुर्क सूबेदार को नियुक्त कर दिया, तुर्क सूबेदार को नियुक्त कर दिया, तुर्क सूबेदार को नियुक्त कर दिया। क्लियर हो गई बात? तथा गोविंदराज को रणथंभौर सौंप दिया, गोविंदराज को रणथंभौर सौंप दिया, गोविंदराज को रणथंभौर सौंप दिया।
कारण मैंने आपको बताया कि वो दोबारा उसको क्यों नहीं सौंपा, क्योंकि ये दुर्ग अब देखो इसके बाद में अजमेर को अपने, अजमेर उस समय राजस्थान की राजनीति का केंद्र था, एक महत्वपूर्ण केंद्र, क्योंकि चौहानों की बड़ी राजनीति पहले कहाँ से थी, अजमेर से। तो अजमेर को तो उनको अपने कब्जे में रखना ही था, और अजमेर के साथ साथ उनको क्या रखना था, रणथंभौर को भी अपने कब्जे में रखना था। तो आप इसमें लिखो रणथंभौर दिल्ली के लिए सामरिक महत्व का दुर्ग रहा है, या दिल्ली पर आक्रमण की दृष्टि से, ऐसे लिख लो, रणथंभौर दिल्ली पर आक्रमण की दृष्टि से आक्रमण की दृष्टि से आक्रमण की दृष्टि से अत्यंत सामरिक महत्व का रहा है, अत्यंत सामरिक महत्व का रहा है, अत्यंत सामरिक महत्व का रहा है। ठीक है, अगली बात देखो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, कई बार कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर भी सवाल पूछ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी भारत में बना था इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद था। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दो एक चीजें लिख लो आप, जो अलग से पूछ लेते हैं कई बार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी, मतलब गजनी में, यहां भारत की बात नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी द्वारा दास्ता की मुक्ति के संदेश के साथ दास्ता की मुक्ति के संदेश के साथ 1208 ईस्वी में राजचिन्ह भेजे जाने के बाद सुल्तान की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। सुल्तान की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। देखो कई बार हिस्ट्री में, अब समझ में आ गई बात, जैसे आपसे ये पूछा कि कौन सी उपाधि उसने धारण की, पहले में दे दिया मलिक, दूसरे में दे दिया सिपहलदार, तीसरे में दे दिया सुल्तान, चौथे में दे दिया उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सारे ही हो जाएंगे। कौन सी उपाधि धारण की, तो अलग अलग स्तर पर उसने तीनों ही उपाधियां धारण की है। राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि धारण की, मलिक और सिपहलदार, राज्याभिषेक के समय। और 1208 ईस्वी में गजनी से दास्ता का मुक्ति पत्र उसे मिलने के बाद 1208 में उसने सुल्तान की, तो राज्याभिषेक के समय वो सुल्तान नहीं बना, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए गजनी से उनको क्लीन चिट मिलना जरूरी था। तो राज्याभिषेक 1206 ईस्वी का 24 जून को, और सुल्तान की उपाधि कब की है, 1208 ईस्वी की है। और 1210 ईस्वी में ये शासक जो है वो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर क्या हो गया था, मर गया था। तो ये सवाल कई बार पूछते हैं कि भारत का कौन सा शासक है जिसकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इसमें लिख लो 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने पर मृत्यु। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु। दूसरा सवाल देखो, यह आदमी इंद्रप्रस्थ यहां दिल्ली के पास मरा था। कहां मरा था,
दिल्ली के पास। लेकिन लाहौर का इसका मकबरा जो है वो कहाँ है? लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। ऐसा इसकी इच्छा थी, समझ गए आप? तो इसकी कब्र या इसका मकबरा जो है वो कहाँ है? लाहौर में। तो अगला सवाल, ऐबक को उसकी इच्छा के अनुरूप लाहौर में दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा या उसकी मजार या कब्र जो है वो कहाँ है? लाहौर में है। देखो, एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। सवाल यूं पूछा जाता है कि भारत का कौन सा शासक है जो लाखा बख्श वह हत्याओं के लिए एक साथ बदनाम है? लाखा बख्श और हत्याओं के लिए बदनाम है। तो देखो, इसको लाखा बख्श किस लिए जाना जाता है? इसकी उदारता के लिए। और हत्याओं के लिए इसका जो विजय अभियान मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े राज्यों को जीता, जिनके अंदर आपको जीके के लिए घुसने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे इसने हिंदू मंदिरों को बेरहमी से तोड़वा कर उन सारे हिंदू मंदिरों के स्थान पर उसने क्या बनवाई थी? मस्जिदें बनवाई थी। इनमें एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको किसका बताया है? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसकी जगह संस्कृत पाठशाला थी। इसके अलावा दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। देखो, बाह्य आक्रांताओं द्वारा, अब जैसे इससे पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, या उससे पहले भी 9वीं शताब्दी में भारत के ऊपर आक्रमण हुए हैं बाहर से, लेकिन उनमें से किसी ने अपने धर्म के नाम पर किसी मस्जिद वगैरह का यहाँ निर्माण नहीं करवाया। सबसे पहले दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और उसके बाद में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये दोनों ही किसकी रचनाएं हैं? तो उदारता इसकी ये है, स्ट्रक्चर बनाना इसने शुरू कर दिया था। और हत्याओं के लिए बदनाम क्यों है ये आप जानते हो, तो आप इसमें लिखो, ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाखा बख्श, उसकी उदारता के लिए लाखा बख्श और क्रूरता के लिए हत्यारे के नाम से जाना जाता है। क्रूरता के लिए हत्यारे के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अगला सवाल, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा ऐबक द्वारा निर्मित है। ठीक है। फिर विद्वान दरबारियों के दो विद्वान दरबारियों के नाम ध्यान में रखने हैं। 2 विद्वान दरबारी, पहला है हसन निजामी, हसन निजामी, और दूसरा है फक्रे मुदीर। हसन निजामी और फक्रे मुदीन किसके दरबारी थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है। अब देखो, आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है रणथंभौर। ठीक है। तो रणथंभौर की राजनीति अपन पढ़ेंगे, उससे पहले ये एक चार्ट बनाएंगे आप। रणथंभौर, ठीक है। चार्ट में सबसे पहले क्या लिखोगे? गोविंदराज। क्या लिखोगे? गोविंदराज। क्या है?
चौहान ही तो है, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है। तो इसके नीचे कोष्टक में लिख लो पृथ्वीराज के पुत्र। गोविंदराज के बाद में आप इसमें लिखोगे वल्लनदेव। गोविंदराज के बाद में क्या लिखोगे? वल्लनदेव, जिसको वल्हण भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं कहीं। किसी किताब में अगर वल्हण लिखा हुआ है तो भी आप उसको क्या समझेंगे? वल्लनदेव ही समझेंगे। उसके बाद में आप प्रहलादन, प्रहलादन, फिर वीर नारायण, प्रहलादन, वीर नारायण, फिर बाघभट्ट, क्या लिखोगे? बाघभट्ट। और बाघभट्ट के बाद में लिखोगे जैत्र सिंह। क्या लिखोगे? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के बाद में जैत्र सिंह का पुत्र इतिहास प्रसिद्ध कौन था? अरे हमीर। यही तो पढ़ना है, जैसे अजमेर में अपने को पृथ्वीराज चौहान पढ़ना था, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। कोई कहावत प्रसिद्ध है क्या इसके बारे में? हमीर हट में एक लाइन लिखी हुई है, हैं? क्या है? त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। मतलब इसकी वीरता के ऊपर ये कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब ये आदमी अपने आनबान के सामने अपनी जान को कुछ नहीं समझने वाला था। समझ गए आप? तो यहां अपन रणथंभौर का जो साका पढ़ेंगे उसके साथ ही रणथंभौर से चौहानों का द एंड हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखो, यहां ये किसकी अनुकंपा से शासक बनाता है? तुर्कों की अनुकंपा से। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उसके बाद जो तुर्क शासक बना वो कौन था? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के टाइम में गोविंदराज के पुत्र वल्लनदेव ने या वल्लहण ने तुर्कों का विद्रोह शुरू कर दिया। तो यहीं से देखो, प्रथम शासक ये था और दूसरे शासक के समय से ही तुर्कों के और राजपूतों के संबंध क्या हो गए थे? खटाई में पड़ने शुरू हो गए थे। अब सबसे पहले अपन 1 बाय 1 ये जो लाइनें मैंने आपको बताई है उन पर सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन रणथंभौर दुर्ग की। हेडिंग डाल लो। इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा गया है, रणथंभौर दुर्ग, इसके बारे में क्या एग्जाम पूछा जाता है। देखो, आज आपको पता है कि रणथंभौर दुर्ग जो है वो कहाँ है? सवाईमाधोपुर में है। सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस पर पहला सवाल ये पूछा जाता है कि ये दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला की कितनी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है? 7 पहाड़ियों के संगम पर स्थित है और जिनकी शाखाएं ब्रांच जो है वो चारों दिशाओं में निकली हुई है। तो पहला सवाल पूछने की भाषा है, अरावली की 7 चतुर्दुर्ग या चतुर्दिक पहाड़ियों के संगम पर बना दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर। तो पहला सवाल, अरावली पर्वत श्रृंखला की 7 चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा, 7 चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा दुर्ग। ठीक है। दूसरा सवाल देखो,
इसके चारों ओर खाई, चंबल और बनास नदी द्वारा बनाए गए नाले, ये सब हैं। तो देखो यहाँ राजस्थान के जितने दुर्ग हैं उनमें एक अजय मेरू को आप टाल दो। तारागढ़ जो है ना अजमेर का, उसको अपन जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान कहते हैं। जिब्राल्टर शब्द का मीनिंग क्या होता है? जिब्राल्टर शब्द का मीनिंग होता है दुर्गम, जिसको लांघना बहुत ही दुर्गम हो, बहुत ही मुश्किल हो। वैसे देखें तो जिब्राल्टर शब्द हमने कहाँ से उठाया है? एक दुर्गम चट्टान से, जिसको मतलब लांघना बहुत मुश्किल है। ये जिब्राल्टर की चट्टान है कहाँ? इंग्लिश चैनल का नाम सुना है आपने? इंग्लिश चैनल का नाम सुना है क्या? इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की बाकी धरती से अलग करता है। वर्ल्ड का मैप जब आप देखोगे तो यूरोप के मैप में जहां अपन किसको पढ़ते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है और ये बचा हुआ यूरोप है, इसके बीच में यहाँ जो ये जल संधि है इसको अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो देखो ये यूनाइटेड किंगडम है यूके, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से कितने राष्ट्र हैं? 5 राष्ट्र हैं, और बाकी यूरोप की धरती रह जाती है इधर। तो जिस जल मार्ग से या जिस जल संधि से अलग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। तो कहते हैं ना भक्ति शर्मा ने XYZ ने तैरकर इंग्लिश चैनल इतने टाइम में पार किया, तो वो लोग जिब्राल्टर की संधि से जंप लगाते हैं। वो तैराक किससे जंप लगाते हैं? जिब्राल्टर की संधि से, और तैरकर इस मार्ग को या इस जल को पार करते हैं। तो जिब्राल्टर जो है वो दुर्गमता का प्रतीक है। तो तारागढ़ को जब अपन देखेंगे तो वो एक ऐसी गुंबद नुमा चट्टान पर है कि उसके ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्राकृतिक दृश्यों से अगर राजस्थान के किसी दुर्ग को अपन तारागढ़ के बाद में यदि देखते हैं, मतलब बहुत सारी विभिन्नताओं वाली जो बात हम देखते हैं प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से, वो किस दुर्ग में मिलती है? रणथंभौर में। मैंने अभी आपको बताया कि इसके चारों तरफ चंबल द्वारा बनाई गई खाइयाँ, बनास द्वारा बनाए गए नाले, बहुत ही मतलब गहरा, इतना मतलब टिपिकल रास्ता है कि उस पर अटैक करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक दृष्टि से अजयता का प्रतीक जिसको मानते हैं वो रणथंभौर है। प्राकृतिक दृष्टि से अजयता का प्रतीक इसको क्यों मानते हैं? तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि चारों तरफ क्या है? 7 पहाड़ियां हैं, तो आक्रमणकारियों को इन पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद में नजदीक जाएंगे तो इसके चारों तरफ खाइयां बनी हुई है, नदियों द्वारा बनाई गई गहरी खाइयां हैं, और उसके बाद में इसके चारों तरफ जो है वो पत्थरों से ही एक तरह से नेचुरली प्रकोटा बना हुआ है। तो इसलिए इसको लांघना इतना आसान नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से, या नैसर्गिक और प्राकृतिक एक साथ ही है। इसमें प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान का अजय दुर्ग, प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान का अजय दुर्ग, राजस्थान का अजय दुर्ग ठीक है। दूसरी बात, रणथंभौर को अपन क्या मानते हैं? पहाड़ी दुर्ग है, ठीक है। राजस्थान में अगर इस रणथंभौर दुर्ग को अपन टाल दें तो बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं। बाकी सारे दुर्ग मतलब अगर इसका सैटेलाइट डायग्राम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पहाड़ियों से पायजामा पहन रखा है इसने। इसलिए अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसके बारे में लिखा है कि राजस्थान के बाकी सारे पहाड़ी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। तो बख्तरबंद दुर्ग इन पहाड़ियों की वजह से ही है। ये बात किसने कही है? अबुल फजल ने। तो आप इसमें लिखो, अबुल फजल के अनुसार राजस्थान के बाकी पहाड़ी दुर्ग बिल्कुल नंगे हैं। राजस्थान के बाकी पहाड़ी दुर्ग बिल्कुल नंगे हैं, बिल्कुल नंगे हैं, जबकि ये एक बख्तरबंद दुर्ग है, जबकि ये एक बख्तरबंद दुर्ग है, जबकि एक बख्तरबंद दुर्ग है।
ठीक है। इसके बारे में वीर विनोद में कवि श्यामल दास ने भी लिखा है। ये अभी जो मैंने बात बताई है वो आईन अकबरी में लिखी हुई है, अभी जो बता रहा हूँ वो वीर विनोद महाकाव्य में लिखा हुआ है कवि श्यामल दास द्वारा। तो आप इसमें लिखो, कवि श्यामल दास के अनुसार रणथंभौर एक तरफ गहरे तथा पेचदार नालू तथा पहाड़ों के तंग रास्तों से गुजरता है। पेचदार नालों तथा पहाड़ों के तंग रास्तों से गुजरता है तथा ऊपर जाकर पहाड़ी की बुलंदी एकदम सीधी हो जाती है। ऊपर जाकर पहाड़ी की बुलंदी एकदम सीधी हो जाती है। ठीक है। तीसरा, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये चार बातें लिखा रहा हूं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चार बातें मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान का इतिहास नामक किताब लिखी है इसने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास जो है उसमें इसने क्या लिखा है, लिखो। रणथंभौर का दुर्ग अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। रणथंभौर का दुर्ग अंडाकृतिक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। अंडाकृतिक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। अंडाकृतिक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है जिसके चारों ओर प्राय विशाल पहाड़ियां हैं। हेलो, हाँ एक बार क्लास में करूं फ्री होके मैं ना, ठीक। चारों ओर पहाड़ियां हैं, ठीक है, तथा किले की रक्षार्थ कुदरती दीवारें हैं। मतलब भगवान की बनाई हुई है, परकोटा आदमी द्वारा निर्मित नहीं है। तथा चारों तरफ कुदरती दीवारें हैं। ठीक है। फिर एक किताब है नाथावतों का इतिहास। हनुमान प्रसाद शर्मा की है ये किताब भी पूछ लेते हैं, नाथावतों का इतिहास। बात एक ही है लेकिन इसको दो तरीके से पूछ लेते हैं। नाथावतों के इतिहास में हनुमान प्रसाद शर्मा ने जो बात लिखी है वो क्या है, ये दुर्ग शिवपत्र पर रखे बीलपत्र की भांति है। शॉर्ट में तो ये पूछते हैं, शिवपत्र पर रखे बीलपत्र की भांति है। शिवपत्र पर रखे बीलपत्र की भांति है। इसी बात को थोड़ा सा एडजेक्ट जो कोटेशन है, मतलब देखो कोटेशन जो होते हैं उनको छोटा बड़ा किया जा सकता है। कोटेशन जो है वो छोटा बड़ा किया जा सकता है। जैसे विवेकानंद का एक कथन पूछते हैं परीक्षाओं में कि मनुष्य जन्म से देवत्व को धारण करता है तथा वह अपने जीवन में जितनी देवतुल्य विशेषताओं को लोगों के सामने उजागर करता है, इसी से उसका शिक्षा का स्तर झलकता है। इसको शॉर्ट में पूछते हैं कि व्यक्ति के देवत्व का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। तो कई बार बहुत शॉर्ट में जैसे ये पूछा गया कि शिवपत्र पर रखे बिलपत्र की भांति दुर्ग, किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर को। ऐसा किसने कहा है? हनुमान प्रसाद शर्मा ने। इसकी रचना का नाम भी पूछ लेते हैं, नाथावतों का इतिहास। तो एक बात तो बड़ा कोटेशन क्या है, इसी को देखो, पहाड़ के प्रकोटों तथा जंगली जानवरों से युक्त,
पहाड़ के प्रकोटों, पहाड़ के प्रकोटों तथा जंगली जानवरों से युक्त, पहाड़ के प्रकोटों तथा जंगली जानवरों से युक्त, पहाड़ के प्रकोटों तथा जंगली जानवरों से युक्त बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना, बीहड़ वन में, बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर, उच्च पर्वत शिखर पर बना यह दुर्ग शिवपिंड की भांति, बना यह दुर्ग शिवपिंड की भांति फैला हुआ सुशोभित होता है। ये इसमें शिवपिंड लिखना, पत्र लिख दिया दोनों जगह मैंने, ऊपर वाले कोटेशन में शिवपिंड पर रखे बीलपत्र की भांति, है ना, शिवपिंड पर रखे बीलपत्र की भांति। तो शिवपिंड की भांति फैला हुआ सुशोभित हो रहा है, ऐसा इस दुर्ग को किसने नाम दिया है? हनुमान प्रसाद शर्मा ने। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ लेते हैं कई बार। तो यहां इस दुर्ग के निर्माण के बारे में मैं आपको बता दूं कि निर्माण के बारे में आज भी निर्माता को लेकर हम संभवतः शब्द लिखते हैं, संभवतः लिखते हैं। इसका मतलब अभी तक जो सही बात है कि निर्माण किसने किया ये हम नहीं बता पा रहे हैं, फिर भी संभावना ये जता रहे हैं कि सामान्यतया 8वीं शताब्दी में चौहानों में से किसी चौहान शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसमें लिखो दुर्ग संभवतः 8वीं सदी में चौहानों द्वारा निर्मित। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, दुर्ग संभवतः 8वीं सदी में चौहानों द्वारा निर्मित, जिसमें ये आगे वाली स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके भीतर क्या है, जिसमें अब किस दुर्ग में क्या है ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो इसमें डैश करके लिखोगे नौलखा दरवाजा, इसके अंदर क्या क्या है? तो नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर में। दूसरा आप इसमें लिखोगे हाथीपोल, हाथीपोल, गणेश पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया, त्रिपोलिया को अंधेरी दरवाजा भी कहते हैं। त्रिपोलिया के कोष्टक में क्या लिखोगे? अंधेरी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, कोमा हमीर महल, हमीर महल, कोमा हमीर की कचहरी, हमीर की कचहरी, कोमा रानी महल, सुपारी महल, कोमा लगा दिया ना सब में, बादल महल, जोरा बोरा, यह भी इसकी स्थापत्य ही है, जोरा बोरा, जोरा बोरा, कोमा 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, कोमा रनीहाड़, ये तालाब है तो इसके आगे तालाब लिख लेना, रनीहाड़ तालाब रणथंभौर दुर्ग में ही है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, कोमा भग्न रूप में लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये अभी जीर्णासन स्थिति में टूटा फूटा है। कोमा जैन मंदिर, जैन मंदिर, जैन मंदिर तथा पूरे भारत में विख्यात गणेश मंदिर, पूरे भारत में विख्यात गणेश मंदिर।
कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में ही है। देखो एक चीज है इसमें, पदमला तालाब, ये ध्यान रखना। कई बार, एक बार आरएस की परीक्षा में चारों स्ट्रक्चर यहीं से दे दी थी कि रणथंभौर दुर्ग के भीतर का आकर्षण नहीं है। रणथंभौर दुर्ग के भीतर का आकर्षण नहीं है। ये अभी जो लिखा ले वो सारे दुर्ग के भीतर है, और दुर्ग की दीवार या परकोटे के बाहर की तरफ ये तालाब है। तो आप इसमें लिखो दुर्ग के बाहर पार्श्व में पदमला तालाब, ये बाहर है, अंदर नहीं है। दुर्ग के बाहर पार्श्व में पदमला तालाब स्थित है। इस दुर्ग को हमीर या हमीर देव चौहान की, इस दुर्ग को हमीर और हमीर देव चौहान एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी। हमीर आगे अपन मेवाड़ में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ अपन जो हमीर लिख रहे हैं वो क्या है? चौहान है। इस दुर्ग को हमीर की आन बान का प्रतीक माना जाता है। आन बान का प्रतीक माना जाता है, जो मालवा व मेवाड़ के बीच तथा दिल्ली के निकट स्थित है। जो मालवा व मेवाड़ के बीच तथा दिल्ली के निकट स्थित है, दिल्ली के बीच स्थित है। यही कारण है कि यह दुर्ग गुलाम वंशीय तुर्कों से लेकर, गुलाम वंशीय तुर्कों का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, गुलाम वंशीय तुर्कों से लेकर, गुलाम वंशीय तुर्कों से लेकर आधुनिक काल के मराठों के बीच, आधुनिक काल के मराठों के बीच आधिपत्य को लेकर विवादित रहा है। आधुनिक काल के मराठों के बीच आधिपत्य को लेकर विवादित रहा है। तो देखो मालवा, मेवाड़ और दिल्ली, इन सभी रास्तों पर स्थित होने के कारण इसको लंबे समय से विवादित होना पड़ा है। अब देखो पहले चौहानों ने निर्माण करवाया, फिर उसके बाद गुलाम तुर्कों के पास चला गया, फिर वापस इसने चौहानों ने अपने कब्जे में कर लिया इसको। तो इस हिसाब से अपने को ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। एक बार सिंपल सी बात पूछ ली थी कि मतलब रणथंभौर दुर्ग को राजस्थान के इतिहास में गौरव दिलाने का काम किसने किया है? हमीर देव चौहान ने। ये बात ध्यान रखना। वहाँ जैसे अजमेर के चौहानों में अपन किसको पढ़ रहे थे? पृथ्वीराज चौहान को पढ़ रहे थे। वही स्थिति अपन रणथंभौर में किसकी पढ़ रहे हैं? हमीर देव चौहान की पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मैंने आपको पीछे बताया, देखो यहां देखो विरोध का कोई कारण नहीं था, लेकिन किसने? वलनदेव चौहान ने यहाँ से विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समकालिकता के एक एक दो सवाल लिखाऊंगा, सीधा आप हमीर के ऊपर चले जाना। रणथंभौर की हिस्ट्री में हमीर के सिवा कुछ नहीं, या तो जो मैंने अभी बताया वो पूछा जाता है, या फिर हमीर की हिस्ट्री पूछी जाती है। तो पहला सवाल आप इसमें लिखेंगे, इन शासकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। रणथंभौर का प्रथम चौहान शासक, रणथंभौर का प्रथम चौहान शासक या रणथंभौर में चौहानों का संस्थापक कौन हो गया? डैश करके लिखो, देखें, गोविंदराज। वंशावली यहीं से तो पढ़ते हैं, गोविंदराज। दूसरा आप इसमें लिखोगे वलनदेव या वल्हण, वलनदेव या वल्हण ने, वलनदेव या वल्हण ने ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी, ऐबक के बाद उसके उत्तराधिकारी, ऐबक के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के आदेशों की अवज्ञा शुरू कर दी।
अवज्ञा शुरू कर दी, अवज्ञा शुरू कर दी, जिसके चलते अवज्ञा शुरू कर दी जिसके चलते इल्तुतमिश ने दुर्ग पर अपना कब्जा कर सैन्य अधिकारी नियुक्त कर दिए। दुर्ग पर अपना कब्जा कर सैन्य अधिकारी नियुक्त कर दिए। कोष्टक में लिखो 1226 ईस्वी का है ये, 1226 ईस्वी। ठीक है, फिर देखो ये यहां इनके बारे में आपको कोई विशेष चीज नहीं देखनी है। अब अपन किसकी बात करेंगे? बाघभट्ट की। अगला सवाल इसी पर पूछते हैं। तो देखो इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली की जो तुर्क राजगद्दी है वो कमजोर हो गई थी। हिंदुस्तान में पहली महिला शासिका अपन किसको पढ़ते हैं? रजिया को पढ़ते हैं। और इल्तुतमिश के बाद भारत की शासिका 1236 ईस्वी में रजिया ही बनी थी। ठीक है, तो पहली बात तो रजिया के शासक बनने से पहले तुर्क साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। और दूसरी बात, रजिया के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, क्योंकि रजिया को शासिका इसलिए बनाया गया था कि इसके भाई थे वो भी एक तरह से शासन को लेकर अयोग्य ही करार दिए गए थे, इसलिए रजिया को भारत की शासिका बनाया गया था। तो उस समय जैसे ही रजिया का राज्याभिषेक हुआ, उस समय बाघभट्ट ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर रणथंभौर दुर्ग की तुर्क सेना को इसने परेशान करना शुरू कर दिया। और अंततः रजिया को अपनी स्थिति को भांपते हुए रणथंभौर दुर्ग से तुर्क सेना को हटाना पड़ा। और ये इस दुर्ग के ऊपर वापस कब्जा किसका हो गया? चौहानों का, बाघभट्ट का हो गया। ठीक है, तो दूसरा सवाल इसमें लिखेंगे। भाई देखो इसके टाइम में वलनदेव के समय देखो पहले ये किसके पास था? चौहानों के पास। ये तुर्कों का प्रतिनिधि ही था। कौन? गोविंदराज। इसने जैसे ही विद्रोह किया, इसको दबाकर वापस यहाँ सैनिक व्यवस्था लागू कर दी। फिर प्रहलाद और वीर नारायण के टाइम में यहाँ सैनिक अधिकारी ही रहे इस दुर्ग पर। किसकी ओर से? तुर्कों की ओर से। और रजिया के टाइम में वापस इसने अटैक करके दुर्ग के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, तो आप इसमें लिखो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चरमराती सल्तनत व्यवस्था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चरमराती सल्तनत व्यवस्था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चरमराती सल्तनत व्यवस्था। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया के हाथों में गई। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया के हाथों में गई। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया के हाथों में गई। रजिया के शासनकाल में बाघभट्ट ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालकर तुर्क सेना को इतना परेशान किया, तुर्क सेना को इतना परेशान किया कि अंत में रजिया के प्रतिनिधि मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी रजिया के प्रतिनिधि मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी को दुर्ग का कब्जा बाघभट्ट को सौंपना पड़ा। बाघभट्ट को सौंपना पड़ा। देखो बाघभट्ट के साथ ऑप्शन में बाणभट्ट भी होता है।
जिस प्रश्न के ऑप्शन में बाघभट्ट होता है वहां कौन होता है? बाणभट्ट भी होता है। तो बाणभट्ट कौन था? अरे हर्षवर्धन का दरबारी कवि। राजपूत राम साम्राज्यों के उदय से पहले मैंने आपको बताया था कि एकीकृत भारत किसके हाथ में था? हर्षवर्धन के हाथ में। तो उसका दरबारी कवि था बाणभट्ट। ठीक है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या हुआ है, यहां रणथंभौर के ऊपर चौहानों का काम क्यों चलता रहा, या ये दुर्ग चौहानों के कब्जे में क्यों रहा? तो देखो रजिया के बाद में, रजिया 1236 से लेकर 1240 तक भारत की शासिका रही। 1240 तक, 1240 तक कौन थी? रजिया। और 1240 से लेकर 42 तक, 1240 से 42 तक भारत का जो तुर्क शासक रहा है उसको हिस्ट्री में हम किसके नाम से पढ़ते हैं? बैराम शाह के नाम से। तो बैराम शाह बहुत ही कमजोर दर्जे का शासक था। उसके बाद में जो शासक बना 42 में कुछ समय के लिए इसी साल, उसका नाम था मसूद शाह। कौन बना था? मसूद शाह। ये 7-8 महीने के लिए भारत का शासक बना, कोई खास नहीं था। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद ये भारत का शासक बना। ये सारे ही क्या थे? तो देखो इल्तुतमिश के समय जो तुर्क साम्राज्य लड़खड़ाया था वो नासिरुद्दीन महमूद के समय तक उठ नहीं पाया था। इसलिए उस समय चौहानों को इस दुर्ग के लिए ज्यादा रिहर्सल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसमें लिखो, एक लाइन में लिखो, रजिया के बाद बैराम शाह, बैराम शाह, बैराम शाह कोमा मसूद शाह, मसूद शाह तथा नासिरुद्दीन महमूद। इतने कमजोर शासक थे कि वो बाघभट्ट पर आक्रमण की सोच भी नहीं सके। बाघभट्ट का मतलब रणथंभौर, बाघभट्ट पर आक्रमण की सोच भी नहीं सके। इसके बाद देखो कहा जाता है कि बलबन ने 3 लंबे आक्रमण किए 1247 से 48 तक, उसके बाद में 1253 से 54 तक, 1258 से 59 तक 3 अटैक बलबन ने किए। नासिरुद्दीन महमूद के बाद में जो उत्तराधिकारी बलबन बना उसने 3 अटैक बाघभट्ट पर किए और वो तीनों बार ही विफल हो गया। और इस बात का उल्लेख विशेष तौर से जो किया गया इतिहासकार मिन्हाज, जो उस समय तुर्कों के पक्ष में लिखा करता था, उसने लिखा है कि बलबन के सामने, सॉरी बाघभट्ट के सामने, तो बाघभट्ट, मिन्हाज जो इतिहासकार मिन्हाज है वो बाघभट्ट शब्द नहीं लिखता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, तो कई बार जैसे इसका नाम बहारदेव मिल जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो बॉर्डर के ऊपर लिख लो, बाघभट्ट को इतिहासकार मिन्हाज ने, मिन्हाज या मिन्हाज काजी लिख सकते हो, बाघभट्ट को इतिहासकार मिन्हाज काजी ने बहारदेव के रूप में उल्लेखित किया है। वो ये नाम लिखता है, बहारदेव के नाम से उल्लेखित किया है। तो जैसे हम यहाँ बाघभट्ट पढ़ रहे हैं, उसके लिए किसी पुस्तक में बहारदेव लिखा हुआ मिले तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें लिखो अगला सवाल, बलबन ने बाघभट्ट पर 3 विफल आक्रमण किए। बहारदेव वो पढ़ा, बहारदेव के नाम से उल्लेखित किया। अगला सवाल, बलबन ने
बागभट पर 3 विफल आक्रमण किए। देखो पहली बार उसने आक्रमण किया था मलिक बहाउद्दीन के नेतृत्व में, उसका सेनापति था। दूसरी बार जब 53-54 में 1253-54 में आक्रमण किया, उस समय अपनी सेना का सेनापति खुद बलबंद था, उसके बाद भी हार गया। और तीसरा आक्रमण उसने किया था मलिक उल नवाब ऐबक के सेनापतित्व में आक्रमण किया। तीनों बार 3 अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में आक्रमण करने के बाद भी बलबंद इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। क्लियर हो गई बात। अगला सवाल, बागभट के बाद उनका पुत्र जैत्र सिंह, इसको कुछ इतिहासकार इस तरह भी लिखते हैं, जयसिम्हा। जैत्र सिंह को कुछ जगह किस नाम से लिखा हुआ है, ऐतिहासिक स्रोतों से जयसिम्हा शब्द भी मिलता है कहीं कहीं, जैत्र सिंह या जयसिम्हा। तथा उसके पश्चात जैत्र सिंह के छोटे पुत्र हमीर रणथंभौर के शासक बने, जो कि रणथंभौर के अंतिम लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चौहान शासक थे। देखो इस हिस्ट्री को अपन कहां से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर शाखा के चौहानों को अपन केवल हमीर के नाम से पढ़ते हैं। राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में केवल हमीर के शासनकाल को हम पढ़ते हैं। और हम अब जो पढ़ रहे हैं वो हमने कहां से लिया है, तो बेसिकली इसका स्रोत हमारे लिए अमीर खुसरो की रचनाएं, जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं, ये इस्लामिक लेखक थे। लेकिन अभी हमें इतिहास में जो पढ़ाया जाता है उनमें से अधिकांश बातों को हमने हमीर महाकाव्य से, सुरजन चरित्र से और हमीर हट से और हमीर रासो से। समझ में आ गई क्या बात। रणथंभौर के चौहान या हमीर देव चौहान के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारे पास 4 मोटे अपने स्वदेशी स्रोत हैं। इन चारों को मल्टीपल मैचिंग में पूछा जाता है। निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो आप लिखें हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। और इसमें पहला आप लिखेंगे ऐतिहासिक स्रोत। पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है ऐतिहासिक स्रोत, और ऐतिहासिक स्रोतों में आप पहला लिखेंगे हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। इसके आगे आप लिखेंगे जयचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? जयचंद्र सूरी ने। दूसरा सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र के रचनाकार हैं चंद्रशेखर। और हमीर हट यह भी चंद्रशेखर का ही है। हमीर हट भी किसका है? चंद्रशेखर। और चौथी रचना जो आप ध्यान में रखोगे वो है हमीर रासो। ये अकेली किताब भी पूछी जाती है चौथी। हमीर रासो ये किसका है? जोधराज का। हमीर रासो किसका है? जोधराज का। ये चारों किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमीर के समय की रणथंभौर की चौहान हिस्ट्री के बारे में इन चारों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। राइटर आप देखेंगे तो देखो कुल मिलाकर जयचंद्र सूरी, चंद्रशेखर और जोधराज द्वारा रचा गया जो काव्य है उसके माध्यम से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमीर या रणथंभौर के चौहानों की जानकारी मिलती है। नीचे कोष्टक में लिख लो, इनके अलावा अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन बर्नी की रचनाओं, अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन
बरनी की रचनाओं से भी समझ आओगे आगे। यहां का जो इतिहास है वो अपने को मिलता है। ठीक है, अब अपन अगला सवाल अपने से जो पूछा जाता है, इसके लिए अनुकूल जो टाइटल है वो है हमीर की दिग्विजय नीति। हमीर की दिग्विजय नीति, सही लिखा है क्या मैंने? दिग्विजय है, सही है क्या? ठीक है, चलो एक बात तो आती है आपको। हमीर की दिग्विजय नीति, ठीक है, इसने क्या क्या जीता? तो इसमें पहला सवाल, सबसे पहले भीम रस के राजा अर्जुन को परास्त किया। क्रम से लिखा रहा हूं, भीम रस के राजा अर्जुन को परास्त किया। भीम रस के राजा अर्जुन को परास्त किया। दूसरा, मांडलकृता, यह मांडलगढ़ का पुराना नाम है। मांडलकृता के कोष्टक में आप क्या लिखेंगे? मांडलगढ़, मांडलकृता या मांडलगढ़। को परास्त कर और भेंट वसूला। कर व भेंट की वसूली की। ठीक है, फिर दक्षिण भारत पर अटैक किया था इसने। तो इस दिग्विजय नीति में दक्षिण भारत में इसकी जो बड़ी जीत है वो परमार शासक भोज को धार के युद्ध में हराया था। तो इसमें लिखो, दक्षिण में अब मेरे को भी लिखना नहीं आता। दक्षिण में परमार शासक भोज को धार के युद्ध में पराजित किया। धार के युद्ध में पराजित किया। धार के युद्ध में पराजित किया। पूछ क्या क्लास है किसी की? पूछ लो एक बार। पराजित किया। नेक्स्ट, इसके पश्चात चित्तौड़, आबू, चित्तौड़, आबू, ये सब रटना नहीं है, दिग्विजय नीति से ही आपको समझ में आ जाएगा। केवल एक धार वाला सवाल याद रखना है, बाकी रटने नहीं किसी को भी। उसके बाद चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर। वर्धनपुर काठियावाड़ का पुराना नाम है। वर्धनपुर कहां पड़ता है? गुजरात में। वर्धनपुर के कोष्टक में काठियावाड़। ठीक है, कोमा, पुष्कर आदि को जीता। मालवा को पराजित कर, अगला सवाल, मालवा को पराजित कर वहां से हाथी व धन लूटा। तो देखो, कई जगह से तो इसने धन की वसूली कर ली और छोड़ दिया, और कुल मिलाकर इसको राज्य कहां का मिला। इस दिग्विजय नीति में रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है, ये सब चीजें, एक धार का युद्ध दक्षिण भारत में इसने जीता था। इसके बाद में देखो,
एक तो है शिवपुर। लास्ट में इसने अपने राज्य में एडजस्टमेंट किया। शिवपुर आज के ग्वालियर क्षेत्र को कहते हैं इतिहास में। दूसरा इसने बलवन, बलवन आज के कोटा को कहते हैं। कोटा का पुराना नाम क्या था? बलवन। और तीसरा शाकंभरी जो चौहानों का मूल प्रदेश था। इन तीनों को इसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो आप इसमें परिणाम स्वरूप लिख लो, ये लाइन आपको याद रखनी है। परिणाम स्वरूप हमीर ने, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। वो चीज सिर्फ समझने के लिए बताइए, मैंने रटने की नहीं है। परिणाम स्वरूप हमीर ने शिवपुर कोष्टक में ग्वालियर लिख लेना। शिवपुर कोष्टक में ग्वालियर, कोमा बलवन, बलवन मत लिख लेना, बलवन कोष्टक में कोटा, तथा शाकंभरी को अपने राज्य में मिलाया। ठीक है, कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि हमीर देव चौहान ने अपने युद्ध, अपनी जिंदगी में क्या था, कुल 17 युद्ध लड़े थे और उसमें से 16 जीते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो इसकी युद्ध की जो दिग्विजय नीति थी वो वास्तव में काबिल तारीफ थी। राजस्थान के लिटरेचर में अपन इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ अपने को यहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें अगला सवाल, हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े जिनमें वह 16 बार विजयी रहा। सोलह बार विजयी रहा तथा 17वां युद्ध दिल्ली के सुल्तान, 17वां युद्ध दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। ये इसकी दिग्विजय नीति थी, या इसको दिग्विजय अभियान नाम क्यों देते हैं? एक के बाद सारे युद्ध जीते। अब देखो, मैंने पीछे जब अपन चौहानों की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अजमेर वाले चौहानों की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस समय आपको कौन सा यज्ञ बताया था? राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ लास्ट में देखो, सारे राजवंशों में कुछ यज्ञ इतिहास में पॉपुलर रहे। राजसूय यज्ञ कौन सा था? है हट झूठे। राष्ट्रीय यज्ञ संयोगिता स्वयंवर का था। कौन सा था? संयोगिता स्वयंवर। यहां आपको मैं बता रहा हूं कोटि यज्ञ। देखो, राष्ट्रीय यज्ञ किसने आयोजित करवाया? जयचंद ने। ठीक है, ये कोटि यज्ञ हमीर के दिग्विजय अभियान के उपरांत लगातार 16 युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में उसने जिस यज्ञ का आयोजन किया था वो कौन सा था? कोटि यज्ञ यज्ञ था। और उसका राजपुरोहित था। राजपुरोहित मतलब राजा का निजी पुरोहित। समझ में आ गई बात? तो देखो, एक यज्ञ होता है, अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो राजस्थान के इतिहास के शासकों द्वारा जो यज्ञ करवाए गए उनमें से कौन से यज्ञ की तुलना हम अश्वमेध यज्ञ से कर सकते हैं? वो कोटि यज्ञ यज्ञ ही है। अश्वमेध यज्ञ रामायण में देखते हो या महाभारत में? दोनों में आता है? तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इस यज्ञ की जो प्रकृति है वो अश्वमेध यज्ञ से मेल खाती हुई है। इसका आयोजक या किसके नियंत्रण में? सवाल पूछते हैं विश्वरूप, या फिर ये पूछ लेते हैं कि विश्वरूप कौन था? तो विश्वरूप हमीर देव चौहान का राजपुरोहित था और इसी के नियंत्रण में इसने कोटि यज्ञ यज्ञ का आयोजन करवाया था। यहाँ इस कोटि यज्ञ यज्ञ का आयोजन करवाया था
इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो देखो, मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि कोटा को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और उस समय कोटा का नाम क्या था? बलवन था। क्लियर? बलवन में इसने उस समय के जो शिलालेख उत्कीर्णित हैं, उन शिलालेखों से हमें जो सबूत मिले, उन सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसने मालव के नरेश या मालवा के नरेश अर्जुन को परास्त किया था। ये बात हमें कहाँ से मिली है? बलवन, आज के कोटा जिसको हम कहते हैं, उसके शिलालेखों से। और कहा जाता है कि न केवल उसको परास्त किया था, बल्कि उसको पराजित करके, बलवन के शिलालेखों में लिखा हुआ है कि अर्जुन को पराजित करके उसने उसकी हस्ती सेना को हड़प लिया था। जो हाथियों वाली सेना थी ना, उस पूरी सेना को इसने बलपूर्वक छीन लिया था। और इस कोटि यज्ञ का जो उल्लेख है वो भी हमें किसकी शिलालेखों में मिलता है? बलवन के शिलालेखों में मिलता है। समझ आ गई बात? तो यहाँ अब सवाल अपन अभी पढ़ रहे हैं तो अपने को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मिक्स हो जाता है। कोटि यज्ञ का आयोजन किसने करवाया? चौहानों ने। कहाँ के चौहानों ने? रणथंभौर के चौहानों ने। किस शाखा ने? हमीरदेव चौहान ने किया था। किस उपलक्ष्य में? अपने दिग्विजय अभियान के उपलक्ष्य में, या अपने विजयों के उपलक्ष्य में। 16 जीत जो उसकी एक के बाद एक हुई थी। किसके नेतृत्व में? विश्वरूप। किस ऐतिहासिक या पौराणिक यज्ञ से इसकी समानता मानी जाती है? अश्वमेध यज्ञ से इसकी समानता मानी जाती है। इस यज्ञ के आयोजन का सबूत हमें कहाँ से मिलता है? बलवन के शिलालेखों से। समझ आ गई बात? तो ये चीजें जो है वो एक के बाद एक, सवाल को अगला कहीं से भी छोटा मोटा डाइवर्ट कर सकता है कि लाइन में से। तो आप इसमें लिखो कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ, ठीक है। पहली लाइन में लिखो हमीर द्वारा अपने दिग्विजय अभियान से लौटकर। बस आगे समझ जाओगे। हमीर द्वारा अपने दिग्विजय अभियान से लौटकर, अपने दिग्विजय अभियान से लौटकर। दूसरी लाइन में लिखोगे अपने राजपुरोहित विश्वरूप के निर्देशन में, अपने राजपुरोहित विश्वरूप के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ की भांति करवाया। अश्वमेध यज्ञ की भांति करवाया। अपने राजपुरोहित विश्वरूप के निर्देशन में, हाँ विश्वरूप के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ की भांति करवाया। ठीक है। इस यज्ञ का उल्लेख बलवन के शिलालेखों में मिलता है। इस यज्ञ का उल्लेख बलवन के शिलालेखों में मिलता है। बलवन के शिलालेखों में मिलता है। शिलालेखों में मिलता है। कोष्टक में लिख लो, इन शिलालेखों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है, इन शिलालेखों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि हमीर ने मालव नरेश अर्जुन को परास्त कर मालव नरेश अर्जुन को परास्त कर उसकी हस्ती सेना को बलपूर्वक छीन लिया था। ठीक है। अब अगला इनका संघर्ष पढ़ें। इससे पहले अपन देखेंगे हमीर व तुर्कों का विरोध। इस बात को समझेंगे आप, हमीर व तुर्कों का विरोध।
देखो अपन इसको पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1201 ईस्वी में 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग को जीता था। तो इतनी आसानी नहीं थी वहां तक पहुंचने में। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी से पहले हमीर देव चौहान की कंट्रोवर्सी किस प्रकार रही। तो दुर्ग स्थापत्य में आपके लिए एक सवाल बनता है रणथंभौर के साथ साथ, और वो शब्द क्या है, झाई। झाई का दुर्ग पढ़ा क्या कहीं? यह सवाल कई बार पूछा गया है। रणथंभौर दुर्ग की चाबी या रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? झाई दुर्ग को कहा जाता है। जब तक कोई आक्रमणकारी झाई दुर्ग पर कब्जा नहीं कर लेता, उसको जीत नहीं लेता, तब तक रणथंभौर दुर्ग तक जाना संभव नहीं है। जैसे मेन दरवाजे के ऊपर अगर सुरक्षा है, उसको छेदे बिना घर के अंदर आना आसान नहीं, सेम ऐसी सिचुएशन है। तो रणथंभौर दुर्ग की चाबी जो है वो झाई, या इसको कहीं कहीं चांद, कहीं कहीं छाण, ये अलग अलग राजस्थानी भाषा में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, या आधुनिक इतिहासकार इसको चांदन भी लिखते हैं। तो देखो चांद, छाण, चांदन, झाई, ये सिर्फ एक ही दुर्ग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली का शासक कौन था? जलालुद्दीन। इसी का भतीजा तो था अलाउद्दीन खिलजी, इसकी हत्या करके वो शासक बना था। तो जलालुद्दीन ने रणथंभौर के ऊपर अपना अभियान शुरू किया और उसने झाई दुर्ग के ऊपर तो अपना अधिकार कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उसने लंबे समय तक किस पर घेरा डाले रखा? रणथंभौर पर। तो इतिहास में एक आप कथन पढ़ते हो कि मैं सैकड़ों ऐसे दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये किसने किस दुर्ग के बारे में कहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने इसी दुर्ग के बारे में कहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बैकग्राउंड में लिखा रहा हूँ। पहला लिखो झाई, ये सारे ही शब्द लिख लेना ऑब्लिक करके, एक ही मीनिंग है इनका। झाई ऑब्लिक चांद ऑब्लिक छाण ऑब्लिक चांदन। दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जो इस दुर्ग में प्रवेश का एकमात्र द्वार है। प्रवेश का एकमात्र द्वार है। ठीक है, एकमात्र द्वार है। दूसरा सवाल, 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन ने, दिल्ली का शासक था, 13 जून 1290 ईस्वी को 1290 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन ने झाई दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। झाई दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। झाई दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तो देखो ऐसे किलों पर उस समय जो सरकार है, जो शासक थे, वो अपनी सेना को की ओर से किसी सरदार को या किसी सेनापति को छोटे दुर्गों का नियंत्रण सौंपते थे। वो एक हमीर की दिग्विजय नीति है ना,
हमीर का शासनकाल लिख लो आप एक बार, थोड़ा सा इसको समझने में वैसे सालों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पूछते भी नहीं है किसी पेपर में। हमीर का शासनकाल 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी है बस, बाकी किसी का नहीं लिखा है मैंने, पढ़ना भी नहीं है आपको। अगर 1% पूछने की संभावना होती है तो यदा कदा होती है ऐसे। हाँ, मतलब सिर्फ हमीर का 1282 से 1301, ये भी क्यों याद रखना है, इस हिस्ट्री को आगे समझने में अपनी मदद करेगा। अभी जैसे अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन से साल की बात कर रहे हैं, 1290 ईस्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो झाई दुर्ग पर जब अटैक किया और अपने कब्जे में लिया तो झाई दुर्ग को हमीर के टाइम की बात हो गई है। तो उस समय उसका सेनानायक जो था हमीर का, उसके नियंत्रण में था या उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उस सेनानायक के कब्जे में थी। तो मतलब एक तरह से वो दुर्ग हारने का मतलब रणथंभौर दुर्ग की चाबी सौंप दी। तो उस सेनानायक का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, कौन था, गुरुदास सैनी। तो आप इसमें लिखो कोष्टक में, इस आक्रमण के समय झाई दुर्ग के सेनानायक, ये अमीर का ही था, झाई दुर्ग के सेनानायक गुरुदास सैनी ने वीरगति पाई। गुरुदास सैनी ने वीरगति पाई, ठीक है। तो देखो झाई दुर्ग का सफाया जलालुद्दीन ने ही कर दिया था, मतलब वहां के महल और मंदिर जो हैं उनको नष्ट करने का काम कर दिया था। समझ गए आप। तो कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जलालुद्दीन यहाँ के महलों व मंदिरों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसका मतलब उनका सफाया किया, महलों और मंदिरों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब अपन दुर्गों को पढ़ेंगे तो देखो नागौर का जो दुर्ग है उसके महलों के जो चित्र हैं वो अपने आप में बहुत ही गजब के हैं। किपलिन, रुपयार्ड जैसे कई लेखकों ने उन महलों के बारे में अच्छी अच्छी टिप्पणियां की हैं। मतलब उसमें ये कहा कि नागौर के महलों के बारे में, नागौर के बादल महल के बारे में तो इतनी कल्पना कर दी है कि ये महल परियों के लिए हैं और इंसान इनकी रचना नहीं कर सकता, खाली फरिश्ते इनका निर्माण कर सकते हैं। तो आगे अपन वो बाद में देखेंगे, लेकिन झाई के जो दुर्ग में महल थे जिनको तहस नहस किया वो स्थापत्य कला के अनूठे नमूने थे जिनको जलालुद्दीन ने नष्ट कर दिया। उसके बाद में देखो जून 1291 तक लगभग 11 महीने से ऊपर का टाइम हो गया था, जून टू जून। वो झाई को जीतकर कहाँ चला गया था, रणथंभौर। उसके चारों तरफ अपनी सेना को लेकर घेरा डाले रहा, तो आगे आक्रमण करना था तो रास्ता ही यही था। भाई मैंने आपको राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से उस समय रणथंभौर दुर्ग पर कब्जे का मतलब है आपको कहाँ कहाँ, मारवाड़, मेवाड़, दिल्ली, सब जगह आपको रास्ता मिल जाएगा, गुजरात पर आक्रमण का सब जगह का चारों तरफ रास्ते मिल जाएंगे आपको। तो अगला सवाल लिखें, झाई विजय के बाद जून 1991 तक घेराबंदी रखी। झाई विजय के बाद जून 1991 तक जलालुद्दीन ने रणथंभौर की घेराबंदी की या घेराबंदी रखी। जून 90 से जून 91 तक रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी रखी, लेकिन अंत में विफल होकर घेराबंदी उठाते हुए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, जो कोटेशन में आपको लिखा रहा हूं, घेराबंदी उठाते हुए उसने कहा, किसने, जलालुद्दीन, उसने कहा कि इन्वर्टेड कोमा में लिखो, मैं ऐसे सैकड़ों दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता।
ये वैसी बात होगी, चलो यहां से दूर खट्टे होते हैं अंगूर। ये रक्षात्मक युक्ति है। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा ना आपने मनोविज्ञान में, कौन सी रक्षात्मक युक्ति यहां लगती है? है मतलब जो आदमी मान लो कि बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है और वो उसको लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी, तो थोड़े दिन तैयारी करने के बाद ये कहता है कि यार मैंने तैयारी शुरू तो कर दी थी लेकिन उस जॉब में जाने की मेरी इच्छा ही नहीं थी। ठीक, वैसी तो बात है ना। ये रणथंभौर को जीतने गया था, लगभग साल भर वहाँ भूखी प्यासी सेना को रखा, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। तो ये कथन किस दुर्ग के बारे में, किस दिल्ली के सुल्तान या शासक का है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। जैसे ही वहां से जलालुद्दीन घेरा उठाकर गया तो हमीर की सेना ने जाही दुर्ग पर वापस कब्जा कर लिया। तो थोड़ा सा लिख लो, घेरा उठाते ही हमीर की सेना ने जाही पर वापस कब्जा कर लिया। ठीक है। अब आते हैं अपन, अगली हेडिंग आप बनाएंगे अलाउद्दीन खिलजी व हमीर। अलाउद्दीन खिलजी व हमीर, या हमीर व अलाउद्दीन खिलजी लिख दिया पहले। ये क्या है, देखो उस समय का सीन अपन देखें। पहली बात, ये इसका भतीजा था जलालुद्दीन का, और उसकी हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था। तो इसमें पहला लिखो, 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है। यहां देखो उसका टारगेट क्या था। अलाउद्दीन खिलजी पृथ्वीराज चौहान की तरह साम्राज्य का भूखड़ था, तो उसको चौहानों की दोबारा उभरती हुई शक्ति, पहले चौहानों अजमेर राजवंश का अंत हो गया था, हमीर की जो उभरती हुई शक्ति है वो दिल्ली के लिए एक चुनौती बन रही थी। वास्तविक रीजन तो यही था, बाकी चाहे हजार बहाने वो बना रहा होगा। दूसरा, उस समय देखो जालोर के पास एक मुठभेड़ हुई थी दिल्ली की ओर से, और उस मुठभेड़ में 2 भगोड़े तुर्क सेना से बाहर निकले थे। उनमें एक अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, और दूसरा उस समय मोहम्मद शाह, वो तुर्क नेता था एक। ये दोनों वहां से बस निकले थे, और दोनों को ही शरण किसने दी थी? हमीर ने। ठीक है। तो एक तो रणथंभौर की दुर्भेद्यता, दूसरा चौहानों का बढ़ता उत्कर्ष या होता विस्तार, और तीसरा इस आग में घी डालने का काम कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मनों को हमीर द्वारा शरण। ये 3 बड़े कारण उस समय के माने जाते हैं। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। पहले उसने अपने सेनानायक उलुग खां और नुसरत खां, देखो नाम जोड़ दे के बोल रहा हूँ, इसका मतलब इतिहास काफ़ी कुछ इन पर केंद्रित हो रहा है। तो सीधा सवाल ये पूछते हैं कि उलुग खां और नुसरत खां कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ये राजस्थान की हिस्ट्री में भी हैं। मतलब इनके नेतृत्व में पहले क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। ये 1299 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, जबकि ये साका या इनकी लड़ाई अपन 1301 ईस्वी की पढ़ेंगे अभी। और अभी बात किसकी कर रहा हूँ? 1299 ईस्वी की। तो 1299 ईस्वी में गुजरात पर अटैक करवाया था
अलाउद्दीन खिलजी ने। किन सेनापतियों के नेतृत्व में? उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। तो गुजरात से युद्ध लड़के लूटपाट मचाकर जो धन लूटा था वो लेकर जा रहे थे दिल्ली। गुजरात उधर है, रणथंभौर बीच में रह गया, दिल्ली इधर है। तो वहां से धन लूटकर कौन लेके आ रहा था? अलाउद्दीन के सेनापति। ठीक है, तो रास्ते में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, आपस में उस धन को लेकर। और वो दो आदमी भगोड़े जो थे वो सेना से धन लेकर गायब हो गए थे, जिनको शरण किसने दी थी? हमीर ने। समझ में आएगी ना पहली कहानी? तो आप इसमें लिखो अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के कारण। बस छोटे छोटे कंटेंट समझने हैं, भाषा आपको ज्यादा नहीं लिखनी है। अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण, ठीक है, कारण डेस करके पहला लिखो, चौहानों का उत्कर्ष दिल्ली के लिए उभरती चुनौती। चौहानों का उत्कर्ष दिल्ली के लिए उभरती चुनौती। हो भी क्यों नहीं, 16 लड़ाइयां अपनी दिग्विजय नीति में हमीर ने लगातार जीती थी। चौहानों का पुनः उत्कर्ष लिख लेना, उत्कर्ष की बजाय पुनः उत्कर्ष ज्यादा सही रहेगा। समझ में आ गई बात? पहले दिल्ली के लिए चुनौती अजमेर के चौहान थे, अब किसके? रणथंभौर के चौहान हो गए। चौहानों का पुनः उत्कर्ष दिल्ली के लिए उभरती चुनौती। दूसरा सवाल आप इसमें लिखेंगे कारण। दूसरा कारण लिखो, रणथंभौर दुर्ग की दुर्भेयता। अगर वो लड़ना भी चाहें तो ये दुर्ग अपने आप में प्राकृतिक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था। और तीसरा कारण आप लिखो, जब 1299 ईस्वी में, ये लाइन थोड़ी लंबी कर लेना आप, ये इंडियन हिस्ट्री में पूछ लेते हैं कई बार, राजस्थान हिस्ट्री से बाहर जाकर। जब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, जब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, अलाउद्दीन खिलजी की ओर से नुसरत उलुग खां तथा नुसरत खां के सेनापतित्व में, उलुग खां व नुसरत खां, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उलुग खां व नुसरत खां के सेनापतित्व में गुजरात पर आक्रमण किया गया। गुजरात पर आक्रमण किया गया। तो लौटते वक्त जब धन को लेकर कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया, तो विद्रोही नेता मोहम्मद शाह तथा केहबरू, विद्रोही नेता मोहम्मद शाह तथा केहबरू, मोहम्मद शाह तथा केहबरू को हमीर द्वारा शरण दी गई, को हमीर द्वारा शरण दी गई। इसको मोहम्मद शाह को कई जगह मीर मोहम्मद शाह भी लिख देते हैं, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले समझ आएगी ना भाई, राजस्थान हिस्ट्री से इसका संबंध कम है, इंडियन हिस्ट्री से इसका संबंध ज्यादा है। कि गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? ठीक है, और इस आक्रमण के वापस लौटती सेना के समय राजस्थान की हिस्ट्री या राजस्थान की राजनीति प्रभावित हुई है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता रहा था कि हमीर के समय का जो इतिहास है वो हम कहाँ से लेते हैं। उसमें एक किताब का नाम बताया, हमीर हट। किसने लिखी है? हैं? चंद्रशेखर ने। किसने लिखी है?
वो कारण ये सारे नहीं मानता। अभी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। अभी मैंने ऊपर 3 रीज़न बताए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के ये कारण नहीं मानता। वो ये कहता है हमीरहट में चंद्रशेखर कि अलाउद्दीन खिलजी एक मराठा बेगम से प्यार करता था। अपना जो राजस्थान का साहित्य है ये कुछ कल्पनाएं बड़ी अलग करता है, और उसका नाम हमीरहट में चंद्रशेखर ने उस मराठा बेगम का नाम क्या लिखा है? चिमन्ना। जब मेवाड़ में राज सिंह पढ़ाऊंगा ना, तब लव स्टोरीज और लव लेटर्स आपको समझ में आएंगे। समझ गए आप? वहां देखो अपन पढ़ेंगे कि मतलब औरंगजेब का समकालिक था राज सिंह, मेवाड़ का शासक, ठीक है। तो जैसे ही कहीं किसी राजकुमारी को दिक्कत आती औरंगजेब की ओर से, तो वो लव लेटर किसको लिख देती? मेवाड़ के शासक राज सिंह को। तो उसको बचाना उसकी जिम्मेदारी समझता हो अपने आप की। तो यहाँ ये मराठा बेगम जो है ये हमीरहट के अनुसार आक्रमण का कारण बनी, और कारण इसलिए बनी कि ये जो मोहम्मद शाह था इस चिमन्ना को लेकर सीधी किससे टक्कर लेने लग गया? अलाउद्दीन खिलजी से। तो चिमन्ना जो पात्र है वो किस में कल्पना की गई है? जैसे संयोगिता की बात हमने किस में की थी? पृथ्वीराज रासो में। वैसे चिमन्ना की कल्पना को हम किस में पढ़ते हैं? हमीरहट में। अब देखा किसने था? ये सब लेखकों की कल्पनाएं हैं? तो आप इसमें लिखो नीचे नोट, ये रीजन है इसके नीचे। बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रशेखर का हमीरहट ये कहता है, चंद्रशेखर का हमीरहट ये कहता है, चंद्रशेखर का हमीरहट ये कहता है कि मीर मोहम्मद शाह जो उसकी शरण में आया था ना, कि मीर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमन्ना से प्यार करता था। मराठा बेगम चिमन्ना से प्यार करता था। मराठा बेगम चिमन्ना से प्यार करता था। और इधर क्या था? ये इसका सेनानायक ही था। इसी कारण इस सेनानायक ने, या इसको थोड़ा सा उल्टा लिखो, हमीरहट की भाषा में लिखो, इसी कारण चिमन्ना इस सेनानायक के साथ मिलकर, नहीं तो भाषा पुरुषों पर आक्रमण करने वाली हो जाएगी। इसी कारण चिमन्ना इस सेनानायक से मिलकर सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचना चाहती थी, षड्यंत्र रचना चाहते थे। बढ़िया होता ने पहले कर देता हत्या है, तो रणथंभौर का साका ही नहीं होता, लेकिन डर के भाग आया पहले ही। ये हमीरहट है। देखो ये दोनों ही मंगोल थे। कई बार देखो ये दो आदमी निकल गए ने, कैबरू और मोहम्मद शाह, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या थे? ऊपर बॉर्डर के ऊपर लिख लो, कैबरू व मोहम्मद शाह दोनों मंगोल भाई थे। ठीक है, अब ये आक्रमण वाली एक थोड़ी सी बात बच गई है ना, इसके बाद एक क्लास है। तो इनकी जो टक्कर है, पहले वापस अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो किस पर आधिपत्य करेगी? रणथंभौर से पहले क्या जीतना पड़ेगा? वापस झांसी जीतना पड़ेगा। तो झांसी को जीतकर फिर अपन रणथंभौर को पराजित करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें बच गया, तो कल वाली क्लास में देख लेंगे पहले अपन इसको, क्यों? उसके बाद अगली क्लास कर देंगे।